नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोगों का डोमेन सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लीकेबल है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ने मतलब है आपका अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ डोमेन सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के लगभग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर है ना। उसके अलावा बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अप्लीकेबल है। तो आप डोमेन सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट डोमेन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। हालांकि हम इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाएंगे जो बच्चे के लिए अप्लीकेबल होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है ना। तो इस डोमेन में हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ में ऐसे कौन कौन से चैप्टर, हमको क्या 11th का भी पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो जो जो चैप्टर है वह हम आपको बता देते हैं। अच्छा, ये भी जानने वाली अच्छी बात है कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वह भी डिस्क्राइब कर दिया है CUET ने। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और हाँ, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाएगा बिकॉज सबको यह नॉलेज है कि कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही टॉनिक, एक बूस्टर का काम करेगा, ठीक है ना। अगर आपको यह PDF चाहिए तो अल्पाइन क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या फिर अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे यह PDF हम अपलोड कर देंगे। जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेस हैं उनको तो ये सर्विसेज तुरंत व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। साथ में हाँ, जो बच्चा व्हाट्सएप पे लेना चाहता है हमको कांटेक्ट करेगा व्हाट्सएप नंबर का, तो आपको दे दिया जाएगा। जो 6394991271 नंबर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आगे या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। और हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर विल बी क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। कह रहा 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे डोमेन में, ठीक है ना। तो यह एक अच्छी बात है कि 50 में हमको 40 ही अटेम्प्ट करना, मतलब 10 ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना। और ये NCERT पैटर्न टू ओनली MCQ दिए जाएंगे। मतलब अगर आप NCERT का बुक अच्छे से पढ़ लेते हो 12th का, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जो टॉपिक है, जो टॉपिक हमको पढ़ना है उसके बारे में बता रहा है कि कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए बताते हैं हम आपको। चलिए देखिए, पहला बता रहा है कि प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब जो 12th वाला टॉपिक है, 11th का भी नहीं पढ़ना, बस 12th का। क्या क्या पढ़ना है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट क्या है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है कि साइंस है? अब मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी काउंट किया जाने लगा है। सर प्रोफेशन क्या होता है? जो स्पेशल नॉलेज से अपना पैसा जनरेट करते, इनकम जनरेट करते, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे CA है ना, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर भी अगर अपना कोचिंग ओपन करके पैसा जनरेट करे तो वो भी प्रोफेशन ही होता है, ठीक है। दूसरे के अंडर काम करे तो एम्प्लॉयमेंट होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट, ठीक है ना। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं पोस्ट C। क्या बोलते हैं? पोस्ट C। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी के बारे में पूरा डिटेल हमको पढ़ना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? नेचर एंड इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम लोगों को समझना है। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दो डिफरेंट चीज़ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जैसे 2 डिपार्टमेंट है उनके बीच में जो अच्छा रिलेशन है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। 2 डिपार्टमेंट के बीच में जो अच्छा रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 2 डिपार्टमेंट के बीच में जो अच्छा रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। और डिपार्टमेंट के अंदर जो अच्छा रिलेशन है उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मीनिंग, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन होते हैं, जिसमें आपका हेनरी फ्योल और FW टेलर का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और बहुत ही इम्पोर्टेंस, इसके पहले भी सिलेबस था तो इन दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, आज भी इम्पोर्टेंस है। टेलर फ्योल का जो 14 प्रिंसिपल है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
टेलर ने जो दिया था गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, उसके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा 2 पार्ट में बांटा था, 4 का कैटेगरी किया था, ठीक है ना। प्रिंसिपल और टेक्निक, इन सब के बारे में समझना और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट के सेक्टर में, वो सारी चीज़ें हमको बताना है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें 2 होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले बिजनेस क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा। आज के समय में इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल के अंदर क्या क्या आते हैं, एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या आते हैं, उसके बारे में भी समझना है। उसका मीनिंग है इंपॉर्टेंस। डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब उसका क्या स्कोप है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल, जिसको हम लोग पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस्टल एनालिसिस, ठीक है ना। पेस्टल है ना, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक है ना, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड एल फॉर लीगल, ठीक है ना। तो पेस्टल एनालिसिस भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है, जो कि सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंडिया का क्या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब उस पूरे कंट्री का इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होता है। चेंज इन इंडस्ट्री विथ स्पेशल reference to the adoption of the policy of the liberalization, privatization and globalization। 1991 में जो ALPG एरा था, ALPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका इंपॉर्टेंस हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। साथ में अब जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन उसके बारे में समझना है कि प्लानिंग क्या होता है, उसके मीनिंग, फीचर्स है ना, लिमिटेशन, प्लानिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, प्लानिंग और प्लान में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, मिशन, विजन, ये सब के सब आर्मी वर्ड है, ध्यान रखना। प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम, ये सब के सब ध्यान रखना। कभी कभी पूछ देता है कि प्रोग्राम, बजट, रूल्स, मेथड, प्रोसीजर, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, कोई दूसरा नाम बोल देगा, फिर बोलेगा कि कौन प्लान में नहीं आते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैन मटेरियल का सही कम्बिनेशन करके जो काम कराने की टेक्निक होती है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के नाम से जानते हैं। मैन मटेरियल का सही कम्बिनेशन ही क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसका क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंस, स्टेप इन द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शनल एंड डिविजनल फंक्शन, ठीक है ना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब होता है अपने पावर को ट्रांसफ़र कर देना किसी दूसरे को काम करने के पर्पज से, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पूरा पावर अपने पास रखना। एलिमेंट एंड इम्पॉर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन है ना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर धीरे धीरे अलग करना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी समझना है, ठीक है ना। स्टाफिंग, अब मेन आपका आता है स्टाफिंग मीनिंग, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस मतलब पूरा रिक्रूटमेंट जितना सब काम होता है स्टाफिंग के अंतर्गत होता है। एम्प्लॉय को कितना रखना है, कितना सैलरी देना है, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, सब कुछ सब स्टाफिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना। स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस है ना, जब स्टाफिंग करते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट करना होता है, फॉर्म निकलना होता है, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद जब उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उनका इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग कराते हैं, फिर बाद में उनका कंप्लीट एम्प्लॉय तैयार हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट के सोर्स क्या होते हैं, बाहरी सोर्स, इंटरनल सोर्स। अगर हम कोई वैकेंसी निकालते हैं तो एम्प्लॉय जो अंदर हमारे काम करने का रोल लायक है तो उन्हीं को रख देते हैं, अदरवाइज हम बाहर से एप्लीकेशन मंगाते हैं। सिलेक्शन क्या क्या प्रोसीजर होगा, मीनिंग, प्रोसेस, सब कुछ इसके बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड्स, क्या क्या पढ़ना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड्स, मेथड एंड जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स, इन सब के बारे में समझना है, ठीक है ना। तो यह दोस्तों आपका टोटल रहा। अब देखिए, अब बिजनेस स्टडी 305 कोड है, ठीक है ना। अब 305 कोड यहाँ पे था तो गलती से वहाँ पे भी चला गया, उसको आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्या फिर से आ गया, क्या नहीं, वही था। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जो था उसी के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपका फोर्थ है फंक्शन डायरेक्टिंग, उसके बारे में समझना है, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, उसके कितने सिद्धांत है डायरेक्टिंग के। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन करते समय कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में समझना है। सुपरविजन, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, मोटिवेशन
कितने टाइप्स को होते हैं, कौन कौन मोटिवेशन दिया है, जैसे स्टिक एंड कैरेट है ना, इन सब के बारे में XYZ जो मोटिवेशन थ्योरी है उसके बारे में भी हम लोगों को समझना है। मैस्लो का जो हायरार्की नीड है जो 5 होता है, 5 इसके स्टेज होते हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसे देना, नॉन फाइनेंशियल मतलब होता है उसको कुछ सम्मानित करना, पैसे ना देना, ठीक है ना। लीडरशिप क्या होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है ना, एक अच्छा लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती है इसके बारे में समझना। कम्युनिकेशन स्किल, किसी भी बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसका मीनिंग इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो जब मीटिंग मतलब जब एम्प्लॉय टू डायरेक्टर बॉस वगैरह से बात होता है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एम्प्लॉय आपस में ऐसे गॉसिप करते हैं तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको कोई एप्लीकेशन कोई छुट्टी लेना है तो एक अपना प्रोसीजर और अच्छे से एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है ना, और फिर उसी बॉस के घर जाके ऐसे नॉर्मली बातचीत करना वो इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल। फिर बैरियर मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में रुकावट डालती है। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका कंट्रोलिंग। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग है ना, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में समझना है। स्टेप, कंट्रोल करते समय हमको कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, साथ में ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट जो कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड होता है बिजनेस में, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है कि बिजनेस फाइनेंस, उसका मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव, मतलब एक बिजनेस में फाइनेंस का क्या रोल होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में समझना है, साथ ही साथ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं कि कैपिटल कितना डिसाइड करेंगे, लोन कितना डिसाइड करेंगे, कितना बाहर से पैसा लेंगे, कितना इंटरनल पैसा होगा, इसके बारे में डिसाइड करना। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है कि 2 तरीके से मार्केट होता है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म में लेन देन करते हैं उसको मनी मार्केट बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी में लेन देन करते हैं उसको कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और इसका इंस्ट्रूमेंट, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में उसके बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, कितने दिन के लिए एप्लीकेबल होता है। कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसके टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। जब हम पहली बार शेयर इशू करते हैं उसको प्राइमरी न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। जब एक बार शेयर इशू कर दिए जाते हैं फिर उसको रीसेल किया जाता है उसको सेकेंडरी मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट होता है। द डिस्टिंक्स बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है उसके बारे में समझना है। साथ में NSEI, OOCTEI ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है, इसकी क्या गाइडलाइन होती है, इसके बारे में समझना है। साथ में उसके फंक्शन को भी जानना है। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग, ठीक है ना। मार्केटिंग में आपको पूरा समझाया जाएगा कि मार्केटिंग कितने टाइप्स होते हैं, मिक्स मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में पूरा समझना होता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग क्या क्या एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसका टॉपिक कौन कौन है, जैसे उसके मीनिंग, फंक्शन, रोल, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, लेबलिंग है ना, ब्रांडिंग कैसे करना होता है, लेबल कैसे लगाना होता है, ठीक है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रोल, चैनल्स है ना, कितने होते हैं, जैसे जो मेन प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर तक पहुंचेगा या फिर सीधे जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से कंज्यूमर पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना होता है। बीच में मिडल मैन होंगे कि नहीं होंगे, पूरे चैनल को समझना है। प्रमोशन क्या होता है, किसी भी बिजनेस को ये फिर कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे एडवर्टाइजिंग करेंगे। पर्सनल सेलिंग क्या होता है उसके बारे में समझना है। प्राइस क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट में प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी से डिसाइड होता है बिजनेस के प्रोडक्ट बिकेगा या फिर नहीं। और प्राइस ऐसा ना रहे कि हम कम कर दें बहुत ज़्यादा और अपना उल्टा लॉस है। अब बहुत ज़्यादा कर देंगे तो कम्पिटिटर्स लोग कम प्राइस में अच्छा बेच के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, और कंज्यूमर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी 1986 में आया था, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी 1986 में आया था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी, उसके बारे में समझना है, ठीक है ना। कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं ना, कंज्यूमर मतलब होता है ना, कंज्यूमर के साथ अगर कुछ धोखा हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा, है ना, क्या क्या प्रोसीजर होंगे। वेज एंड मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस है ना, लीगल एंड रेड्रेसल, अगर कोई प्रॉब्लम होता है कैसे सॉल्व किया जाएगा।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एनजीओ क्या है उनके बारे में समझना, उनका क्या रोल होता है किसी भी कंज्यूमर। एनजीओ क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर को सपोर्ट करते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसका डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, बिजनेसमैन में, बिजनेसमैन क्या करता है, उसी बिजनेस को थोड़ा बढ़ाता है, इंटरप्रेन्योरशिप उसी चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से बढ़ाता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट फंक्शन इन नीड, इंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टर्स एंड कंपिटेंसी, प्रोसेस ऑफ द इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, है ना। इंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यह मैनेजमेंट का टॉपिक था, ठीक है। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी हम अपलोड कर देंगे और अल्पाइन क्लासेस के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी रहेगा। हो सकता है टेलीग्राम पे आपको ना मिले तो अल्पाइन क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करके आप अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल में या फिर बीकॉम के डोमेन सब्जेक्ट में जब उसका सिलेबस में जाएंगे तो अब वहाँ पे हम लॉक नहीं करेंगे, अनलॉक कर देंगे, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। और हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर आपके सारे सॉल्यूशन कर दिए जाएंगे, उसके बाद आप 2 महीने हम लोग रिवीजन कराएंगे। तो हमारे कोर्स ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और इसके बाद हम अकाउंटेंसी का डोमेन का हम लोग ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, बिजनेस स्टडीज़ का भी चल रहा है। आपको CUET से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।